हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये सीटेट का प्रैक्टिस सेट 7 है। तो अगर आप सीटेट के अलावा अदर स्टेट के जैसे टेट, यूपी टेट या हरियाणा टेट, राजस्थान टेट किसी का भी एग्जाम देना चाह रहे हैं साइकोलॉजी का, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध होगा। तो इस प्रैक्टिस सेट के अंत तक बने रहिए और अपने आप को जांचिए कि आप 15 से क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपका एक प्रकार से ये प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना है, बस आपको समय देना है और अपने आप को जांचना है। और टाइम भी नहीं लगेगा, 15 क्वेश्चन आप 15 मिनट में कर लेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट होता है अब। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ऑप्शन 1 है बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का। तो आंसर हो जाएगा 1 वैदिक विकास का, बौद्धिक विकास का हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट, मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो वह हिस्सा है बौद्धिक विकास का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो छोटे जो विद्यार्थी होते हैं उनमें से कौन सा लक्षण जो दिया गया है वो पठन कठिनाई का नहीं है, ये बताना है। पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, शब्दों और विचारों में को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई। तो दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने विचारों और किसी अन्य के विचारों को समझने में क्या करते हैं? कठिनाई महसूस करते हैं। तो यहाँ पे पूछा है नहीं, आपको नहीं। और उनमें जो होता है वो वर्तनी को जो स्पेलिंग होता है उसको भी सही तरीके से नहीं कर पाते, उसमें भी वो कठिनाई महसूस करते हैं। और वर्ण और शब्द में पहचान में भी वो कठिनाई करते हैं। लेकिन पठन गति और प्रवाह में कठिनाई ये उनमें संबंधित नहीं है, उनसे संबंधित नहीं है। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। तो छोटे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो वो है पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। ये बड़े बच्चों में पाया जाता है। छोटे बच्चे रीडिंग नहीं करेंगे, जो एकदम छोटे हैं, ठीक है, उनको तो अभी समझना है, कुछ चीज़ें सीखना है। अब एक गति प्रवाह गति से अब रीडिंग थोड़ा नहीं करने लगेंगे, तो एक कठिनाई थोड़े बड़े बच्चों की हो जाती है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। भारतीय समाज की बहुभाषी विशेषताओं को देखा जाना चाहिए। जो भारतीय समाज है उसकी बहुभाषी विशेषताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए? जहाँ मतलब भिन्न भिन्न लोग, जाति के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, और भाषा आने का कहीं भोजपुरी है तो कहीं मैथिली है तो कहीं पंजाबी है तो कहीं सिंधी है, तो अलग अलग है। तो उन जो बहुभाषी लोग हैं उनको किस रूप में हमें देखना चाहिए? एक क्वेश्चन पूछ रहा है। विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, भी कह रहा है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता को चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो दोस्तों, जब भी बाधा आ जाए या कोई जटिल शब्द आ जाए तो इनको आप काट देना। चुनौती ये सब गलत है, देखा जाना चाहिए तो विद्यालय जीवन को समृद्धि बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। 103 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बहुभाषी है तो उनका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं? एक संसाधन के तौर पे भी कर सकते हैं। बच्चों से कुछ अन्य बच्चे दूसरे भाषा सीख लें, दूसरे बच्चे किसी और से सीख लें, तो वहाँ पे क्या होगा? बहुभाषी लोगों का विकास हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, एक कथन है, सही हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, सही है। तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ये जो वाक्य है, ये जो कथन है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह मतलब पहले मानसिकता, ये रूढ़िवादी विचारधारा के लोग पहले भी थे, आज भी है। वो कहते हैं कि पुरुष ज़्यादा जानते हैं, पुरुष ज़्यादा समझते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। कोई बुद्धिमान हो सकता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। कौन होगा? ये कोई नहीं, वो बस ये है कि उसके अनुवांशिकी और वातावरण का जो लक्षण होगा
उसी पे डिपेंड करता है कि कौन कितना बुद्धिमान होगा, किसकी आईक्यू कितनी तेज है। किसी महिला की तेज हो सकती है, किसी पुरुष का हो सकता है। तो लेकिन ये हमको पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पुरुष ही तेज होते हैं, एक गलत कथन है। ये एक प्रकार से लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी सही है। आगे देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी सही हो जाएगा। उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। इसी का सेंस है साधन संपन्न टीचर। ठीक है, आगे देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट डॉट में भिन्न होते हैं। व्यक्तिगत विद्यार्थी या लर्नर जो सीखते हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं? विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की समान क्षमता में, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में। तो किस में होते हैं? ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा भी गया है। तो आंसर हो जाएगा विकास की दर में। सबके हर बालक के अंदर विकास अलग अलग क्रम में, अलग अलग एज में एक समान नहीं होता है। किसी का ज़्यादा होगा तो किसी का कम होगा। एक ही एज का बच्चा है, किसी में ज़्यादा विकास हुआ, किसी में कम हुआ। तो ये है दोस्तों कि व्यक्तिगत शिक्षार्थियों एक दूसरे में विकास की दर में भिन्न होते हैं। विकास की दर में क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि प्रत्येक जो शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, अपने आप में विशिष्ट है। इसका क्या अर्थ है? शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषता होती है और न ही उनमें लक्षण समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की कक्षाओं को विकसित करना असंभव है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा दोस्तों, कि सभी लोग आपस में अलग अलग होते हैं। सबकी एक विशिष्ट पहचान होती है। किसी की रुचि किसी चीज़ में रहेगी तो किसी की रुचि किसी और चीज़ में रहेगी, और सबकी प्रतिभाएं अलग अलग होती है। कोई अच्छा से बैटिंग कर सकता है तो कोई अच्छा से बॉलिंग कर सकता है, कोई गिल्ली डंडा अच्छा से खेल सकता है तो कोई चेस अच्छा से खेल सकता है। तो ये अलग अलग क्या होती हैं? सबकी प्रतिभा होती हैं। ऑप्शन डी आपकी सही हो जाएगी। अगला 108 नंबर क्वेश्चन। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डॉट डॉट के प्रति सचेत होना चाहिए। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डॉट डॉट के प्रति क्या होना चाहिए? सचेत होना चाहिए। ऑप्शन ए है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देना। सी है शैक्षणिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। डी है इसकी पुष्टि करने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो आंसर जो जाएगा आपका सी के साथ जाएगा दोस्तों। 108 का आंसर सी सही होगा। आकलन का उपयोगी और रोचक, यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। तो वो ये होना चाहिए कि शैक्षणिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में, एजुकेशनल और को एजुकेशनल में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए विविध तरीकों का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी सही है। 109 का देखते हैं। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो बच्चों का जो मूल्यांकन होना चाहिए वो किस प्रकार का होना चाहिए? आंसर आपका बी सही हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए बच्चों का मूल्यांकन। ऑप्शन बी सही है 109 का। आगे देखिए 110 का। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि सभी विषयों का मूल्यांकन, शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। सी कह रहा है शैक्षणिक एवं सक्षेत्रिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षणिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। तो आंसर आपका सी के साथ जाएगा, शैक्षणिक और सक्षेत्रिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर। मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों आप सभी को मालूम होता है कि मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि सभी जो बच्चे हैं
उनका क्या है, उचित तरीके से क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं, किस सीमा तक सीख लिए हैं, यही उनका क्या है, मूल्यांकन होता है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना, ऐसा कुछ नहीं है। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, ये कुछ देख रहे हैं आगे। अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो आंसर जो 111 का होगा दोस्तों वह डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य है कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण प्रदान करना ही क्या है, मूल्यांकन है। अगला क्वेश्चन 112, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए कि कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन 113 नंबर, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या उचित है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न पूछना। क्या हो जाएगा, प्रश्न पूछना। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है कि प्रश्न पूछना। ऑप्शन 113 का डी सही हो जाएगा, प्रश्न पूछना चाहिए। आगे देखिए 114 नंबर क्वेश्चन, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आंसर दोस्तों कौन होगा, देखिए उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, सही बात है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकसित अभिप्रेरक कहा जा सकता है, सही बात है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, ये भी सही है। तो अर्थात आपका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ये उपलब्धि अभिप्रेरक के बारे में सभी कथन क्या हैं, सही हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। दबाव को कम करने और परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालयी शिक्षण की विभिन्न चरणों में परीक्षा का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षा, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 115 का ए सही हो जाएगा, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 116, एक क्वेश्चन ज़्यादा हो गया था। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के के बारे में चिंतित है। एक टीचर है, वह प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के जो विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं, जो उसका मुख्य उद्देश्य है उसकी वह परीक्षा क्या ले रहा है, ऐसा वह टीचर जांच करता है। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में किस बारे में चिंतित है। अगर वह जांच कर रहा है कि हमारा जो उद्देश्य है क्या वो विशिष्ट उद्देश्य को हम प्राप्त कर पा रहे हैं, जो पेपर बनाए हैं, तो वो किस चीज़ की जांच कर रहा है, ये आपको डाट में भरना है। ऑप्शन ए है वैधता की जांच कर रहा है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने की बात कर रहा है, या प्रश्नों के प्रकार की जांच कर रहा है, या विश्वसनीयता की जांच कर रहा है। दोस्तों वो जांच कर रहा है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने की, जो कंटेंट है वो पूरा कवरेज हुआ है कि नहीं, जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य है उसको परीक्षा में पा रहे हैं कि नहीं बच्चे, उस चीज़ की जांच वो कर रहा है कि पूरा क्वेश्चन उसमें सम्मिलित हुए हैं कि नहीं। तो आंसर हो जाएगा संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है। वह टीचर किस बारे में चिंतित है, तो संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है। इसी का ये आंसर हो जाएगा 116 का बी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं पे समाप्त होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर हमारा प्रयास थोड़ा भी पसंद आया हो, 1% भी आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप लाइक कर दें, इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। और चैनल पे दोस्त नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार साथियों, कल मिलते हैं।